गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जूलॉजी बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 11वें वीडियो में हार्दिक अभिनंदन है। हाँ तो विद्यार्थियों, हमारा क्लास है हमारी बीएससी पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट है हमारा जूलॉजी और लेक्चर है 11। तो विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में देखिए, आज के वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। निषेचन निषेचन क्या नाम है? निषेचन। इंग्लिश में कहते हैं इसको फर्टिलाइजेशन। क्या नाम है? फर्टिलाइजेशन। हमारा आज का लेसन है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। देखिए, हम डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ओके विद्यार्थियों, मैं आपको एक रफ डायग्राम बता रहा हूं कि देखिए, हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये है स्पर्म। उसके बाद में पढ़ा हमने oogenesis, ये है ओव्यूम, राइट। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूम कॉल्ड oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis दोनों हमने पढ़े हैं और इन दोनों गेमेट्स, दोनों युग्मकों का आपस में मिलना, दोनों युग्मकों के केंद्रकों का आपस में, पराग केंद्रकों का आपस में संयोग होना, संगलित होना, मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। कौन सी प्रोसेस कहलाती है? ये कहलाती है निषेचन। दोनों केंद्रकों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? निषेचन या फर्टिलाइजेशन। इसके फलस्वरूप देखिए, एन स्पर्म एंड एन ओव्यूम, दोनों के एन आपस में पराग केंद्रक यदि मिलेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हो जाएगी डिप्लॉइड या 2n, और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा जाइगोट। क्या नाम होगा इसका? जाइगोट नाम होगा इसका, या फिर हिंदी में इसको हम कहेंगे युग्मनज। युग्मनज हिंदी में क्या कहेंगे इसको? युग्मनज। आज हम यहां से लेकर के और यहां तक की प्रोसेस जो है वो पढ़ने वाले हैं। ओके, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है यहां से लेकर के ये दोनों आपस में कैसे एक दूसरे के नजदीक आते हैं और किस प्रकार से स्पर्म इसको भेदता है ओव्यूम को, और ये पास में आकर के किस प्रकार से 2n स्ट्रक्चर बनाते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन किस प्रकार से करते हैं, ये सब हम इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो लेसन है वो यहाँ से यहाँ तक, आगे का जो वीडियो है, अब वो मान लो आज के लेसन में कंप्लीट नहीं भी हो तो यहाँ से यहाँ तक का जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और इस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन या निषेचन, राइट। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो एक वैज्ञानिक है एल्बर्ट टायलर। एल्बर्ट टायलर, एल्बर्ट टायलर, एल्बर्ट टायलर के अनुसार निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है? एल्बर्ट टायलर के अनुसार एल्बर्ट टायलर के अनुसार निषेचन एक विभिन्न क्रियाओं की, निषेचन एक विभिन्न क्रियाओं की निषेचन एक विभिन्न क्रियाओं की एक श्रृंखला है।
एक श्रृंखला है, निषेचन एक विभिन्न क्रियाओं की एक श्रृंखला है जो शुक्राणु द्वारा प्रारंभ की जाती है, जो शुक्राणु द्वारा प्रारंभ की जाती है, जो शुक्राणु द्वारा प्रारंभ की जाती है। निषेचन क्या है? एक विभिन्न क्रियाओं की एक श्रृंखला है जो शुक्राणुओं द्वारा प्रारंभ की जाती है। इसके बाद हारोल्ड मेरन के अनुसार एक दूसरा वैज्ञानिक है जिसका नाम है हारोल्ड मेनर के अनुसार हारोल्ड मेनर के अनुसार निषेचन में नर व मादा पराग केंद्रकों का नर व मादा पराग केंद्रकों का संलयन होता है, पराग केंद्रकों का संलयन होता है, निषेचन में नर व मादा पराग केंद्रकों का संलयन होता है। इनके संयोग से पुनर्योवित या रीजेविनेटेड पुनर्योवित संतति की उत्पत्ति होती है। संतति की उत्पत्ति होती है। निषेचन में नर व मादा पराग केंद्रकों का संलयन होता है जिसके संयोजन से पुनर्योवित संतति की उत्पत्ति होती है। राइट। फिर एक तीसरा वैज्ञानिक है जेम्स ग्रे। ग्रे के अनुसार निषेचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। निषेचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके दो पहलू हैं। नंबर एक सक्रियण और नंबर दो उभय मिश्रण। या फिर एम्फीमिक्सिस। इसमें क्या होता है? पहली प्रोसेस क्या है? इसमें अंडाणु का सक्रियण होता है। इसमें
अंडाणु का सक्रियण होता है। दूसरी प्रोसेस क्या है, इसमें दोनों युग्मकों के पराग केंद्रकों का संलयन होता है। पराग केंद्रकों का संलयन होता है। ओके, देखिए ये अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग विचार हैं। हम कंबाइंडली अगर बात करें कि निषेचन की डेफिनेशन हम क्या दें, तो देखिए इसको मिटा रहा हूं मैं। नर तथा मादा युग्मकों के पराग केंद्रकों का संलयन ही निषेचन कहलाता है। निषेचन कहलाता है। नर तथा मादा युग्मकों के पराग केंद्रकों का संलयन ही निषेचन कहलाता है। इसके बाद है निषेचन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं। डेफिनेशन के बाद हमारा अगला टॉपिक है निषेचन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं। के लिए मूलभूत आवश्यकताएं। निषेचन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं। देखिए निषेचन के लिए निम्न आवश्यकताएं जरूरी है। नंबर 1 कि निषेचन के लिए तरल माध्यम की आवश्यकता होती है। पहला क्या है, तरल माध्यम की आवश्यकता होती है। निषेचन के लिए तरल माध्यम की आवश्यकता होती है ताकि शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच सके। माध्यम की कैसे की आवश्यकता है, तरल माध्यम की आवश्यकता होती है। और क्यों आवश्यकता होती है, ताकि शुक्राणु क्या करे, उस तरल माध्यम में तैरता हुआ, क्योंकि स्पर्म के पीछे पूंछ भी पाई जाती है हमें पता है, और वो फ्लैजिलर मूवमेंट करता हुआ ओव्यूम तक पहुंच के, और यदि निषेचन शरीर के बाहर हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। और उसके अंदर जब बाह्य निषेचन होता है उसके लिए तरल माध्यम जो होता है वो होता है जल, तो वो जल के अंदर तैरता हुआ ओव्यूम तक पहुंच जाता है। और यदि बॉडी के अंदर या आंतरिक निषेचन होता है तो बॉडी फ्लूइड जो होता है वो तरल माध्यम का काम करता है, और उस तरल माध्यम के द्वारा स्पर्म जो है वो ओव्यूम तक पहुंच जाता है। राइट। इसके बाद सेकंड जो रिक्वायरमेंट है, नंबर 2, शुक्राणु का जीवन काल छोटा होता है, अतः
आवश्यक है कि शुक्राणु अंडाणु के नजदीक विसर्जित किया जाए या समीप विसर्जित किया जाना चाहिए। शुक्राणु जो है वो अंडाणु के बिल्कुल नजदीक विसर्जित किया जाना चाहिए, क्योंकि शुक्राणु का जीवन काल छोटा होता है और छोटे जीवन काल में अगर हमने दूर किसी प्राणी ने अगर दूर शुक्राणु को विसर्जित कर दिया तो वो अंडाणु तक पहुंचेगा उससे पहले वो उसका जीवन काल फिनिश हो जाएगा। अतः आवश्यक है कि उसका जो शुक्राणु का विसर्जन है वो अंडाणु के बिल्कुल नजदीक किए जाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी शुक्राणु और अंडाणु का संलयन हो जाए। नेक्स्ट है शुक्राणुओं की संख्या अंडाणुओं से अधिक विसर्जित की जानी चाहिए। शुक्राणुओं की संख्या अंडाणुओं से कहीं अधिक विसर्जित की जानी चाहिए, ताकि क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि शुक्राणुओं को गति कर अंडाणु तक पहुंचना होता है। यदि कोई शुक्राणु रास्ता भटक जाए तो दूसरे विसर्जित शुक्राणु निषेचन कर सकें। ओके, इसके बाद में है चौथा पॉइंट, अंडाणु का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिए। पांचवा पॉइंट, अंतः निषेचन आभासी मैथुन
अंतःनिषेचन, आभासी मैथुन या अंडों के मोचन के स्थल पर अंडों के मोचन स्थल पर ही शुक्राणु पर ही या वीर्य संकलित किया जाना चाहिए। वीर्य संकलित किया जाना चाहिए। वीर्य संकलित किया जाना चाहिए। ओके, इसके बाद ये है निषेचन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, जो हमने 5 मूलभूत आवश्यकताएं पढ़ी हैं। इसके बाद में है निषेचन का प्रकार। निषेचन के प्रकार। देखिए, निषेचन 2 प्रकार का होता है। बाह्य निषेचन और दूसरा है आंतरिक निषेचन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाह्य निषेचन। ओके, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? ऐसा निषेचन जो किसी मादा प्राणी के शरीर के बाहर होता है, ऐसे निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ये निषेचन कहाँ होता है? मादा शरीर के बाहर। मादा शरीर के बाहर जल में होने वाला निषेचन। जल में होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। बाह्य निषेचन जो है उसको हमने ये जो निषेचन है इसमें देखिए हाइड्रा, स्टारफिश, मेंढक, टोड आदि। हाइड्रा, स्टारफिश, एग्जाम्पल क्या है इसके? हाइड्रा, स्टारफिश, तारा मछली, मेंढक, फ्रॉग आदि, इनके अंदर बाह्य निषेचन पाया जाता है। ओके, अब देखिए बाह्य निषेचन जो है इनके अंदर पाया जाता है। और अब देखिए बाह्य निषेचन है उसको हम निम्न 2 भागों में बांटते हैं। बाह्य निषेचन को कितने पार्ट्स में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है बाह्य निषेचन का, देखिए कि समुद्री जल में बाह्य निषेचन। समुद्री जल में बाह्य निषेचन। पहला प्रकार है समुद्री जल में बाह्य निषेचन। देखिए ये निषेचन जो है वो निम्न श्रेणी के प्राणियों में पाया जाता है और लैंगिक परिपक्व होने के बाद नर तथा मादा युग्मक
समुद्र जल में विसर्जित कर दिए जाते हैं। समुद्री जल में जब परिपक्व हो जाते हैं नर तथा मादा युग्मक, तो निम्न प्राणी क्या करते हैं कि वो अपने गेमेट्स को समुद्र के जल के अंदर विसर्जित कर देते हैं और वहां पर वो दोनों आपस में पास पास आकर के अपने प्राकेंद्रकों का संलयन कर लेते हैं और बाह्य निषेचन हो जाता है। इस प्रकार का जो निषेचन है वो समुद्री जल में बाह्य निषेचन का टाइप है। इसमें देखिए मादा द्वारा विसर्जित अंडों के साथ कुछ अन्य पदार्थ भी जल में विसर्जित किए जाते हैं। मादा का जो ओव्यूम है उसके साथ में कुछ अन्य पदार्थ भी जल के अंदर विसर्जित किए जाते हैं, जो अपनी ही जाति की दूसरी मादाओं को और अपनी ही जाति के नर प्राणियों को अपने युग्मक उनके नजदीक ही विसर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं। ओके, तो वो उनको प्रेरित करते हैं तो वो पास पास ही मुक्त किए जाते हैं नर तथा मादा युग्मक, और दोनों आपस में, दोनों के प्राक केंद्रक आपस में मिल जाते हैं। और इस प्रकार का जो निषेचन है वो समुद्र जल में बाह्य निषेचन कहलाता है। ओके, इसमें क्या है देखिए, निम्न श्रेणी के प्राणियों में पाया जाने वाला निम्न श्रेणी के प्राणियों के नर तथा मादा युग्मकों का समुद्री जल में संलयन होना समुद्री जल में बाह्य निषेचन कहलाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है स्वच्छ जल में बाह्य निषेचन। स्वच्छ जल में बाह्य निषेचन इसमें देखिए बी पॉइंट है स्वच्छ जल में बाह्य निषेचन। स्वच्छ जल में बाह्य निषेचन, इसमें स्वच्छ जल में निवास करने वाले जंतुओं में पाया जाता है। ये स्वच्छ जल में निवास करने वाले प्राणियों में पाया जाता है, वाले प्राणियों में पाया जाता है। ओके, इसमें एक समस्या ये है कि इनके युग्मकों का जीवन काल, शुक्राणुओं का जीवन काल जो है वो कम होता है। अतः इसमें समस्या क्या है कि शुक्राणुओं का जो सक्रियण है, जो एक्टिवेशन, जो सक्रिय जो जीवन काल है वो छोटा होता है, जिस कारण से इनके अंदर क्या होता है कि मैथुन क्रिया पाई जाती है। और मैथुन ये प्राणी क्या करते हैं, पहले तो मैथुन करते हैं और मैथुन करने के बाद अपने अपने युग्मक स्वच्छ जल में बाहर विसर्जित कर देते हैं, स्वच्छ जल में बाहर विसर्जित कर देते हैं। और बाहर विसर्जित बिल्कुल पास पास होते हैं, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के से संयोग कर लेते हैं। प्राक केंद्रकों का प्राक केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं, संगलित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और ये निषेचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। इसके लिए एग्जाम्पल है इसका एम्फीबिया वर्ग के प्राणी। एम्फीबिया जैसे मेंढक है, इनमें निषेध कोपुलेशन पाया जाता है। इनमें मतलब मैथुन क्रिया होती है, और मैथुन क्रिया होने के बाद नर तथा मादा दोनों अपने युग्मकों को क्या करते हैं
कि जल में सबसे जल में छोड़ देते हैं और वहां से वो आपस में निषेचन की क्रिया कर लेते हैं। इसके बाद में है आंतरिक निषेचन। इसके बाद में क्या है? आंतरिक निषेचन। ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर में होता है, मादा के शरीर में होने वाला पराग केंद्रकों का संलयन क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक निषेचन कहलाता है। और ऐसा निषेचन पाया जाता है पक्षियों में। एग्जाम्पल पक्षी, रेप्टिलिया, स्तनधारी आदि में। पक्षी और रेप्टिलिया अंडे देते हैं, लेकिन इनमें निषेचन जो है वो आंतरिक होता है, लेकिन पराग केंद्रकों का निषेचन जो आपस में संलयन होकर जाइगोट का निर्माण अंडे बाहर आकर के कंप्लीट करते हैं। ओके, इसमें देखिए निषेचन पाया जाता है। और स्थलीय प्राणियों में अंडे देने से पूर्व क्या करते हैं? स्थलीय प्राणी क्या करते हैं कि उनके बाहर एक कवच चढ़ा दिया जाता है अंडे के बाहर, और फिर उसको बाहर त्याग दिया जाता है। और इस प्रकार का निषेचन कहां पाया जाता है? ये आपको बता दिया गया है, पक्षी, रेप्टिलिया और स्तनधारी। ओके, इसके बाद में है निषेचन की क्रियाविधि, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।